अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 25 to 30 तक कंप्लीट करवाने वाली हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 211। सो अब रेडी रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब जो टाइटल है मार्केटिंग रिसर्च है, बेसिकली इसमें वो कह रहे हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है गैदर करने का, रिकॉर्ड करने का, एनालाइज करने का डाटा को किसी भी कस्टमर या कंपटीटर के बारे में और क्या किसी मार्केट के बारे में। अभी सर्व करता है वेरियस पर्पस, जैसे कि क्रिएट करता है एक बिजनेस प्लान, लॉन्च करना प्रोडक्ट्स को या फिर रिफाइनिंग करना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, एंटरिंग करना न्यू मार्केट्स को, और भी कुछ कह सकते हैं इसमें और भी चीज़ें ऐड हैं। फर्दर ये कि मार्केट रिसर्च जब हेल्प करती है डिटरमाइन करने में टारगेट मार्केट्स को, जो कि वेरिएबल्स पर बेस करती है, जैसे कि एज है, जेंडर है, लोकेशन है, इनकम लेवल। उसके अलावा ये प्रोवाइड करती है इनसाइट मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की, ट्रेंड्स की, कंज्यूमर बिहेवियर्स के, अलाउ करते हैं बिजनेस को टू किससे इन्फॉर्म डिसीजंस बनाए जाएँ। फर्दर देख लें रोल ऑफ मार्केट रिसर्च को। सो इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो मार्केट रिसर्च है हमारी वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। उसके अलावा उसका जो मेन एम है वो है कि वो एड्स करे कंपनीज़ को, मतलब अंडरस्टैंड करने में कंज्यूमर्स की वांट्स को, नीड्स को, आइडेंटिफाई करे, ट्रेंड्स को वैल्यूएट करे, कॉम्पिटिशन्स को इंश्योर करे, बिजनेस अलायंसेस को और प्रोडक्ट्स को, स्ट्रेटजीज़ को और कस्टमर को प्रेफरेंसेस दे। फर्दर ये कि मार्केट रिसर्च के एक्टिव्स को देखा, मतलब कि वॉइस ऑफ कंज्यूमर क्या है, गाइडिंग बिजनेस डेवलपमेंट्स क्या, मार्केटिंग एफर्ट्स क्या हैं। नेक्स्टली उन्होंने डिस्कस किया है मार्केट इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ स्टेप्स के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो अगर हमें इनके स्टेप्स को देख लें, कुछ मार्केट ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस किया जो मैं ऑलरेडी आपको पर बता चुकी हूँ, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स, एक मार्केटिंग, उसका जो ड्यूरिंग टाइम पीरियड वगैरह, कस्टमर का एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस देखना है, प्रोडक्ट रिसर्च और रिस्क एनालिसिस। फर्दर उन्होंने उसके कुछ स्टेप्स बताए हैं मार्केटिंग के, जैसे कि उसमें उन्होंने कहा डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सो बेसिकली उसमें उन्होंने कहा है कि वो क्लियरली डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को या अपॉर्चुनिटी को जो कि रिसर्च के एम्स को एड्रेस करे। उसके अलावा इसमें इन्वॉल्व होता है फॉर्मुलेट करना रिसर्च क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव्स को। सेकेंडली उन्होंने यहाँ पे बात की है सिलेक्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने की रिसर्च डिज़ाइंस को। सो अगर उसके बारे में बात कर लें तो यहाँ पे वो कहते हैं कि चूज़ करना है अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन को, आइडेंटिफाई करना इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को, डिज़ाइन करना रिसर्च को, इंस्ट्रूमेंट्स को और सर्वेज वगैरह सब कुछ इसमें इन्वॉल्व। उसके अलावा कुछ क्वेश्चनर्स भी हैं और कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा के नेक्स्टली पॉइंट है। सो इसमें वो कह रहे हैं कि कलेक्ट करना डाटा थ्रू मेथड्स लाइक सर्वे और इंटरव्यूज़ और एनालाइज करना इसको और एक मीनिंगफुल इंसाइट को ड्रॉ करना, डाटा क्लीनिंग करना, कोडिंग करना, टैबुलेशन करना, एक किसी भी किस्म का जो क्रूशियल स्टेप है किसी भी फेज में उठाना, ये भी इसमें डिस्कस किया जा रहा है। फर्दर वो डिस्कस कर रहे हैं इसमें फॉर्मुलेटिंग फाइंडिंग को, जो लास्टली यहाँ पे मेंशन किया है। वैसे फॉर्मुलेटिंग फाइंडिंग जो है हमारी, उसमें वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट कर रहे हैं आइडियाज़ को जो कि बेस करते हैं डाटा एनालिसिस पे, और उसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करने के, उसके जो डिसीजन मेकर्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, और मार्केटिंग एनालिसिस के एक सेक्शन को डिस्कस करें जो कि बिजनेस प्लान्स में था। इसके कुछ बेनिफिट्स देख लें तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो मार्केट रिसर्च है वो हेल्प करती है बिजनेस के रिड्यूस करने में उसके रिस्क को, जिसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल मार्केट्स को, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस है, वैल्यूएट करना है कॉम्पिटिशन्स को। उसके अलावा वो इन्फॉर्म करते हैं डिसीजन को, स्ट्रेटजीज़ को, लीड करना एक बेटर प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, या फिर टारगेटिंग करना और पोजीशनिंग करना, आइडेंटिफाई करना ट्रेंड्स को, कस्टमर्स के बिहेवियर्स को, मार्केट रिसर्च को इनेबल करना, कंपनीज मतलब अडेप्ट करना, उनके सक्सेस को डायनामिक मार्केट्स में लाना। नेक्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च। तो बेसिकली इसमें जो मार्केटिंग रिसर्च के बारे में उन्होंने कहा है कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है कलेक्ट करने का और एनालाइज करने का डाटा को, किसी भी मार्केटिंग इशू को जो कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है रो डाटा की इंटू वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, और उसका जो बेसिक एम है वो डिसीजन मेकिंग है, गोल सेटिंग है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है इसमें। फर्दर प्रोग्राम इफेक्टिव असेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है ये हेल्प करता है मॉनिटर करने में कॉम्पिटिशन्स को, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, और उसके अलावा वेरियस स्टेजेस पे
भी मतलब कि यूज़ किया जा रहा है। फर्दर ये कि रिसर्च प्रोसेस की बात कर लें अगर हम, तो रिसर्च प्रोसेस जो है उसमें अगर आप देखें तो इसमें इन्वॉल्व है कुछ स्टडिंग, मतलब कि करंट सिचुएशन को स्टडी करना, सेलेक्ट करना, एक रिसर्च मेथड को डाटा कलेक्ट करना, सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा मैटर नहीं करता, पर डाटा कलेक्ट करना, उसके अलावा उस डाटा को फिर एनालाइज करना और देन एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करना। उस मेथड्स में इंक्लूड है हमारी ऑब्जर्वेशन हैं, सर्वेज हैं, फोकस ग्रुप हैं, एक्सपेरिमेंटेशन हैं। नेक्स्टली उन्होंने यहाँ पे बात की है अगर आप देखें तो अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर्स की। सो अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर में उन्होंने डिस्कस ये किया है कि जो मार्केटिंग स्टडी कंज्यूमर्स हैं, मतलब वो लाइक बाइंग बिहेवियर जो उससे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स किस तरीके से चूज़ करते हैं किसी एक प्रोडक्ट को, किसी एक ओवर अनदर प्रोडक्ट, मतलब कि एक प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे को चूज़ करना। फर्दर ये कि जो कंज्यूमर्स मार्केट है वो कंसिस्ट करते हैं इंडिविजुअल्स पर, हाउस होल्ड की परचेजिंग पर, गुड्स मतलब पर्सनल यूज़ की जो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अलावा जो है इसमें फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस या जो परसेप्शंस हैं वो पर्सनली ले लें तो लाइफस्टाइल्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, और सोशली देखें तो फैमिली है, रेफरेंस ग्रुप्स हैं, और कल्चरली जो कल्चर है, सोशल फैक्टर्स हैं वो इसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं काफ़ी हद तक। फर्दर डिस्कस कर रहे हैं वो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के बारे में। सो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस जो है हमारा, उसमें वो कह ये रहे हैं कि बेसिकली कि जो कंज्यूमर्स हैं वो किस तरीके से अपने बाइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, मतलब कि जो उनकी प्रॉब्लम जो नीड है उसकी रिकॉग्निशंस कैसे कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन सीख कैसे कर रहे हैं, एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिवनेस क्या है, और उसके अलावा परचेज डिसीजंस क्या आते हैं, पोस्ट परचेज एवेल्यूएशंस कैसे हैं। उसके अलावा ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जहाँ पे कस्टमर आइडेंटिफाई करते हैं अपनी नीड्स को, इन्फॉर्मेशंस को सीख करते हैं, वैल्यूएट करते हैं ऑप्शंस को, उसके अलावा परचेजेस मेक करते हैं और असेस करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को और परचेजेस को। अब लास्टली अगर हम देख लें तो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस ये किया गया कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक एसेंशियल मतलब कि वैल्यू रखती है अंडरस्टैंड करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को, उसके अलावा मेकिंग करने के लिए, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस को क्रिएट करने के लिए, इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को। कंज्यूमर बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस किए जाते हैं साइकोलॉजिकल तौर पर, पर्सनल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पे। और लास्टली जो है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं सिविल स्टडी, जिसमें कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन से लेकर पोस्ट परचेज एवेल्यूएशन तक के हमारे प्रोसेसेस ऐड हैं। नेक्स्ट चैप्टर देख लें तो प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की गई। अब जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट किसी भी चीज़ को कह सकते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है सेल के लिए, जिससे वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है इन रिटर्न। अब इसमें बेसिकली वो अंडरलाइन करें टैंगेबल आइटम्स को जो कि टच भी कर सकते हैं उनको, उसके अलावा जो है टैंगेबल कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं जो कि फिज़िकली एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती। फर्दर जो है ये प्रोडक्ट जो एसोसिएट करता है बेनिफिट्स और फीचर्स के साथ, अब फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट देख लें तो उसमें टैंगेबल और इनटैंगेबल चीज़ें आ जाती हैं। टैंगेबल कहेंगे फिजिकल आइटम्स जो कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, और इनटैंगेबल जो है उसमें लेक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस होती है, उससे टच नहीं कर सकते, जैसे कि सर्विसेज आई हैं, आइडियाज़ वगैरह। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को देख लें तो इसमें उन्होंने बताया है कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। फर्स्टली डिस्कस किया उन्होंने इसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट को। सो इसमें कहते हैं कि वो फिनिश और कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो कि यूज़ करते हैं कंज्यूमर्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि गुड यूज़ होती हैं, प्रोड्यूस करती हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह, जो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू यूज़ की जाती हैं। उसके बाद वो कैटेगराइज कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बात किया यहाँ पे कन्वीनियंस गुड्स के। कन्वीनियंस गुड्स में हमारे पास फ्रीक्वेंटली परचेज आइटम्स आ जाती हैं और रेडीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स वगैरह भी आते हैं। शॉपिंग गुड्स की बात कर लें तो इसमें वो आइटम्स हैं जो कि कस्टमर्स मतलब ख़रीदते हैं या कंपैरिजन करते हैं उसको परचेज़ करने से पहले। स्पेशलिटी गुड्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी रखती है और उनकी जो क्वालिटी है वो एम्फसाइज करती है इन सब चीज़ों पर। नेक्स्टली बात कर रहे हैं वो कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स की। तो उसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहे हैं कैपिटल आइटम्स की।
अब कैपिटल आइटम्स में आपके लॉन्ग लास्टिंग गुड्स आते हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं और एक्सपेंसिव होती हैं। एक्सपेंस आइटम्स देख लें तो उसमें रॉ मटेरियल्स एंड टूल्स एंड यूटिलिटीज़ ऑपरेशंस के लिए जो यूज़ होती हैं वो चीज़ें। उसके बाद वो प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहे हैं नेक्स्टली। सो प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स, जो है प्रोडक्ट मिक्स की बात कर लें तो वो टोटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी ऑफ़र करती है उसको कहते हैं। जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोड्यूस करती है एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर ये क्या स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट देख लें तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि रिकॉग्निशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स है, आइडियल जनरेशंस है, उसके अलावा आइडिया स्क्रीनिंग है और प्रोटाइप क्रिएशंस है जिसमें इंक्लूड है फिजिकल शेप्स, प्रोडक्ट टेस्टिंग है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि जो कि लेबॉर्ट्री में डन होती है या किसी प्रॉपर मार्केटिंग टेस्टिंग के थ्रू। और लास्ट पे है कमर्शलाइजेशन, जो इसमें बेसिकली एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं एक मैस मार्केटिंग के प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। बेसिकली जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें उसका इंट्रोडक्शन है, मतलब कि इंट्रोडक्शन स्टेज है जिसमें उसकी इनिशियल लॉन्च होती है विद लो सेल्स एंड प्रॉफिट्स। फिर ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें कि उसकी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं, प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है कस्टमर्स के वेरियस के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप है उसका मैच्योरिटी स्टेज को देख लें तो इसमें वो कहते हैं कि उसकी पीक सेल्स होती हैं हाई कंपटीशन के साथ, एफर्ट्स होते हैं जिसमें मेंटेन करते हैं अपने मार्केट शेयर्स को। लास्टली है डिक्लाइन स्टेज, मतलब कि जब जो उसकी सेल्स में डिक्रीजमेंट आती है, उसके प्रॉफिट्स डिक्रीज होते हैं और जो लीड करता है इवेंचुअली डिसकंटिन्यूएशन शुरू हो जाती है। नेक्स्टली इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है यूज़ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें भी इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ स्टेज है और मेजॉरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज है। सो अब जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उसमें वो कह रहे हैं कि जो मार्केटर्स हैं वो एक सेट करते हैं हायर प्रेज अपनी नोवेलिटी की वजह से। सेकेंडली ग्रोथ स्टेज है, ग्रोथ स्टेज की बात कर लें हम तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मार्केटर्स हैं वो अर्न करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट और लेस कंपटीशन होता है। मेजॉरिटी स्टेज पर प्राइस रिडक्शंस होती हैं, R&D इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ब्रांड प्रमोशंस जो है वो बेसिकली की के तौर पे यूज़ होता है। और डिक्लाइन स्टेज जो है इसका, उस पर वो कहते हैं कि फोकस करते हैं सिलेक्टिव कस्टमर्स पर, इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनोवेशंस को अपनी सेल मेंटेन रखने के लिए। फर्दर उन्होंने यहाँ पे बात की है ब्रांड की। सो ब्रांड एक सिंबल है या डिज़ाइन कर लें, कॉम्बिनेशन है जो कोई यूज़ करते हैं मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए गुड्स को और सर्विसेज को। उसके अलावा डिफ्रेंशिएट करता है कॉम्पिटिटर्स को। जो ब्रांडिंग है उसमें क्रिएटिंग है यूनिक आइडेंटिटी जो है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ब्रांड इक्विटी के बारे में आप डिस्कस किया गया। ब्रांड इक्विटी जो है बेसिकली वर्क रियलिटी और वैल्यू कस्टमर एसोसिएट करता है एक ब्रांड के साथ। उसके बारे में है ब्रांड अवेयरनेस की बात की गई है। सो ब्रांड अवेयरनेस मेजर करता है कि कस्टमर कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है एक ब्रांड को। फर्दर टाइप्स ऑफ ब्रांड्स नेम देख लें सो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मतलब नेशनल ब्रांड्स हैं, लाइसेंस ब्रांड्स और प्राइवेट ब्रांड्स हैं। जो नेशनल ब्रांड्स हैं वो सोल्ड करते हैं चीज़ें मतलब नेशन वाइड अंडर द सेम ब्रांड नेम। और जो लाइसेंस ब्रांड है वो सेलर परचेज करता है, मतलब कि उनके पास राइट होता है सेल करने का पर्टिकुलर ब्रांड को। जैसे कि अब आप देख लें फ्रेंचाइजेस खुली होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स के नाम पे। फर्दर ये कि प्राइवेट ब्रांड्स की बात करें तो प्राइवेट ब्रांड्स में आप रिटेलर्स वगैरह का मतलब वो यूज़ कर रहे हैं जिसमें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट आइटम्स को। अब लास्ट पे उन्होंने दिया हुआ है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो पैकेजिंग जो है आप उसे कह लें कि वो डिज़ाइन और क्रिएशन करना है एक प्रोडक्ट की और उसको रैप करना और उससे मतलब कंटेन करना लाइक कंटेनर्स वगैरह में जो पूरी इसकी पैकेजिंग होती है। लेबलिंग का जो है पार्ट, उसमें जो है पैकेजिंग कंटेन होती है, मतलब कि उसमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है लेबल में, जैसे कि नाम क्या है, कंटेंट क्या, मैन्युफैक्चर डिटेल्स वगैरह ऐड होती हैं इसमें। नेक्स्ट चैप्टर है प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। और बेसिकली इसमें प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग जो है वो इन्वॉल्व करते हैं डिटरमाइन करने में किसी भी कंपनी की वैल्यू को, रिसीव करने में और एक्सचेंज करने में प्रोडक्ट्स को। अब जो प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव है उसमें इंक्लूड होता है मैक्सिमाइज़ करना, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, मार्केट शेयर्स को, उसके अलावा गेन करना, साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस और क्लियरिंग करना आउट स्टॉक को। अब जो कॉस्ट, उसके बाद उन्होंने बात की है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की। सो ये जो अप्रोच है इसमें इन्वॉल्व है ऐड करना प्रॉफिट मार्जिन्स को प्रोडक्ट कॉस्ट की। और उसके अलावा इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस भी आता है जो कि
आइडेंटिफाई करता है, वो हेल्प करता है जो कॉस्ट का उसको कवर करने में। प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया गया। प्राइस स्कीमिंग को देख लें तो इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक प्रोडक्ट को एक हाई इनिशियल प्राइस के साथ। पेनिट्रेटिंग प्राइस की बात करें तो इसमें वो सेट करते हैं एक लो इनिशियल प्राइस को, मतलब कि जो इनिशियल प्राइस है, मतलब मार्केट में शेयर गेन करने के इनिशियली तौर पे वो ज़रा लो प्राइस शो करते हैं, सेट करते हैं। फिक्स प्राइस है इसमें। थर्डली आप कह लें इसको डायनामिक प्राइस भी आप इसे कह सकते हैं। सो इसमें जो है वो फिक्स प्राइस को रिमेन कांस्टेंट रखा जाता है। डायनामिक प्राइसेस को जो है वो मतलब कि वैरी करते हैं, चेंज करते रहते हैं आपकी कस्टमर और मार्केट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्टली वो डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स इन इंटरनेशनल प्राइसिंग। सो इस पॉइंट में वो ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मतलब के लेवल पर जो हमारी प्राइसिंग है उसमें जो है मतलब कि कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि करेंसी एक्सचेंज रेट्स हैं, टैक्सेस हैं, टैरिफ्स हैं या फ्राइट्स हैं, इंश्योरेंस वगैरह ऐड होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की बात कर लें नेक्स्टली, तो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में वो ये बात कर रहे हैं कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्ट्स लाइक प्रोडक्ट को गेट करना और उसके अलावा प्रोसीजर्स देखना उसका, कंज्यूमर्स का मतलब किस चैनल्स के थ्रू जो है वो मतलब कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब कि होल सेलर्स है, रिटेलर्स है, एजेंट है, मतलब क्या सीन्स हैं। इंटरमीडिएट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में बात करें तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें मिडिल मैन से इन्वॉल्व होता है, मतलब कि हेल्प करना मूव करने में गुड्स को फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन करना चैनल्स के मतलब डिपेंड करता है आपकी टारगेट मार्केट पे, प्रोडक्ट नेचर पर, कॉस्ट कंसंट्रेशंस पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट देख लें फर्दर। सो इसमें वो कह रहे हैं कि मतलब चैनल्स फॉर कंज्यूमर गुड्स जो है उसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्ट्रीब्यूशन तो एजेंट्स ब्रोकर्स है फर्दर। अब इसमें और जो उन्होंने लास्टली कुछ पॉइंट्स दिए हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नॉन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। सो यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसमें वो कह रहे हैं कि नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होती है इंटरमीडिएट्स में, जिसमें सेविंग होती है कंज्यूमर्स के टाइम्स की, उसके अलावा उनकी वो प्रोवाइड किया जाता है उनको वैल्यूज़, और इसका जो इंक्रीज कॉस्ट है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ती है। लास्टली उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। इसमें वो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इन्वॉल्व होते हैं चैनल्स, मतलब डिफरेंट किस्म के बिजनेस प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होती है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होती हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर इन्वॉल्व है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस रिटेलर्स वगैरह भी इन्वॉल्व होता है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लें तो इसमें होल सेलिंग, रिटेलिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। सो एजेंट्स और ब्रोकर को फर्स्टली डिस्कस किया उन्होंने इसमें। सो वो कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स को, सेलिंग, होल सेलर, रिटेलर्स को। फर्दर ये ऑफर कर रही हैं सर्विसेज लाइक सेल्फ परचेजिंग है या फिर एडवर्टाइजिंग, लेआउट्स, और जो एक्चुअली ऑन कर रही हैं मर्चेंडाइज को। फर्दर उन्होंने बात की है इसमें होल सेलिंग की। सो होल सेलिंग जो है वो प्राइमरी रिटेलर्स हैं, उसके अलावा जो अदर होल सेलर्स हैं, इंडस्ट्री यूजर्स हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो ऑफ़र कर रहे हैं सर्विसेज कस्टमर्स के लिए बाई करने के लिए, रीसेल चीज़ें और बिज़नेस वगैरह के यूज़ के लिए। उसमें कुछ टाइप्स बताई उन्होंने होल सेलर्स की, जिसमें फुल सर्विस मर्चेंट होल सेलर जो कि प्रोवाइड करता है क्रेडिट, मार्केटिंग और जो है उसके अलावा मर्चेंडाइजिंग कर रहा है वो सर्विसेज की। नेक्स्टली इन्होंने बात की है इसमें लिमिटेड फुल सर्विस मर्चेंट होल सेलर हो चुका है हमारा। लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होल सेलर में वो कह रहे हैं कि वो ऑफर करता है लिमिटेड सर्विसेज को जो कि स्टोरेज में होती हैं। ड्रॉप शिपर जो है वो उसमें कह रहे हैं कि रिसीव कस्टमर ऑर्डर्स होता है, नेगोशिएट करता है प्रोड्यूसर्स के साथ, और अरेंजमेंट ऑफ शिपमेंट होता है। और जो लास्ट पे है रैक जॉबर्स की जो टाइप है उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें डिस्प्ले करते हैं रिटेल आउटलेट्स को, उसके अलावा स्टॉक इन्वेंट्रीज में एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ की बात कर लें फर्दर। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ ने वो बात ये कर रहे हैं बेसिकली
कि जो कंपनीज़ हैं वो चूज़ करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ को, जो कि बेस करते हैं मार्केट कवरेज पे और उसके टाइप ऑफ प्रोडक्शंस पे। इसमें इंक्लूड होती हैं आपकी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन और सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होता है जब जो मेंबर्स हैं वो डिसएग्री करते हैं ओवर द रोल्स एंड रिवॉर्ड, और जो चैनल लीडरशिप है वो कर होती है और एक पावरफुल जो मेंबर्स हैं डिटरमाइन करता है एस्पेक्ट्स को। फर्दर उन्होंने बात की है यहाँ पे रिटेलिंग की। सो रिटेलिंग को देख लें तो वो इसमें कह रहे हैं कि रिटेलर्स जो हैं वो सेल करते हैं इंडिविजुअल्स को अपनी कंजप्शंस के लिए, और इसमें टाइप्स ऑफ रिटेल्स को आउटलेट क्या है जिसमें डिपार्टमेंट स्टोर्स आते हैं, डिस्काउंट स्टोर्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, हाइपर मार्केट्स हैं, या स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, या कैटेगरी किलर्स वगैरह आ जाते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस देख लें इसकी फर्दर। सो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने ये ऐड किया है कि ये इन्वॉल्व करता है मूव करने में फिनिशिंग प्रोडक्ट्स को फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं जैसे कि ट्रक्स हैं, रेल रोड्स, वाटर कैरिज है, एयर ट्रांसपोर्ट्स वगैरह, पाइपलाइंस वगैरह, और उसके अलावा ये चेंज इन ऑपरेशन होता है, मतलब कि इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती हैं। कंटेनराइजेशन के इम्पैक्ट भी हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। उसके अलावा जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं वो भी फोकस करती हैं पोस्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो कि इंश्योर करती हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन।